डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिलेशन स्कूल। मानव संबंध उपागम। आखिरकार मानव संबंध उपागम की आवश्यकता क्यों पड़ी? मानव संबंध उपागम क्या है और ह्यूमन रिलेशन स्कूल का उदय क्यों हुआ? और मानव संबंध उपागम का संगठनों के अध्ययन में क्या योगदान है? प्रशासनिक सिद्धांतों का वुड्रो विल्सन से लेकर वर्तमान समय तक तीव्र गति से विकास हुआ है। इन प्रशासनिक सिद्धांतों में जिनका विवरण हमने क्लासिकल थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में पढ़ा है, बेसिकली हेनरी फ्यूल का एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज, मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी और टेलर का टेलरवाद सिद्धांत अथवा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। इन सब सिद्धांतों का अस्तित्व में आने के पश्चात अथवा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज के रूप में इन सिद्धांतों का इमर्ज होने के पश्चात पूरी दुनिया भर में औद्योगिक संगठनों का एक ऐसा वातावरण उत्पन्न हुआ जहां पर ह्यूमन को अन्य नेचुरल रिसोर्सेज की तरह अथवा इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करने वाले इक्विपमेंट्स और मशीनों के इक्वल मान लिया गया। ह्यूमन को एज ए मशीन ट्रीट किया गया। जैसा कि आपको पूर्व में बताया गया, क्लासिकल थ्योरीज इस मान्यता पर आधारित था कि ह्यूमन इज ए इकोनॉमिक मैन। मानव एक आर्थिक प्राणी होता है और इसलिए वह केवल मटेरियल तत्वों से, एलिमेंट से प्रभावित होता है। उसको उसके साथ औद्योगिक संगठन मशीन की तरह ट्रीट करता है। इस कारण औद्योगिक संगठनों में जो अशांति का वातावरण उत्पन्न हुआ, औद्योगिक संगठनों में उत्पादन में जो कमी आई, औद्योगिक संगठनों में बड़े स्तर पर श्रमिक आंदोलन शुरू हुए। इन सब के बाद इन सब समस्याओं का निदान करने के लिए, इन सब के बारे में अनुसंधान करने के लिए एक नवीन आंदोलन का उदय हुआ जिसे ह्यूमन रिलेशन स्कूल के नाम से जाना जाता है। मानव संबंध उपागम, जैसा कि इसके नोमेनक्लेचर से स्पष्ट हो रहा है, बेसिकली इसका मुख्य केंद्र बिंदु है मानवीय रिलेशंस के बारे में अध्ययन करना। यह सभी प्रकार के संगठनों में, भले ही वह प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो अथवा सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल स्टडी के अध्ययन की बात करता है। ह्यूमन रिलेशन स्कूल अप्रोच और मूवमेंट इस बात से जुड़ा हुआ है कि संगठनों के मालिक, प्रबंधक तथा संगठनों में कार्य करने वाले श्रमिक मजदूरों के बीच जो इनफॉर्मल रिलेशंस होते हैं उनके बारे में हमें स्टडी करना चाहिए। हमें न केवल व्यक्ति को एक इकोनॉमिक मैन मानना चाहिए, अपितु उसे सोशल मैन के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। वह एक सामाजिक प्राणी होता है, इसलिए हमें उसकी भावनाओं के बारे में, इमोशंस के बारे में, उसके सेंटिमेंट्स के बारे में, उसकी सोशल नीड्स के बारे में, उसके साइकोलॉजिकल नीड्स के बारे में भी हमें अध्ययन करना चाहिए। तभी हम संगठन के अध्ययन को एक पूर्ण अध्ययन बना सकते हैं। इस मानव संबंध उपागम के प्रतिपादक थे ऑस्ट्रेलियन मूल के जॉर्ज एल्टन मेयो, जिनका जन्म 1880 एंड डेथ 1949 में हुई। Basically, Mayo was a psychologist, industrial research and organizational theorist. एल्टन मेयो एक मनोवैज्ञानिक थे, औद्योगिक अनुसंधानकर्ता थे और संगठनों का अध्ययन करने वाले सिद्धांतकार थे, जिन्होंने बेसिकली बिहेवियरल ऑर्गेनाइजेशन की अवधारणा का प्रतिपादन किया है, अर्थात संगठनों में मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर विशेष बल दिया है। जॉर्ज एल्टन मेयो की एकेडमिक लाइफ के बारे में अगर हम परिचर्चा करें अथवा उन्होंने इस एकेडमिक लाइफ में रिसर्च के माध्यम से इस स्टडी पर अपना फोकस किया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो सरकारी हो अथवा निजी संगठन हो, उसमें हमें किस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
1911 टू 1923 इस दौरान एल्टन मेयो साइकोलॉजी और मॉरल फिलोसॉफी के प्रोफेसर रहे और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में अध्यापन का कार्य किया। मूल रूप से ये मेडिकल साइंस, फिलोसॉफी और मॉरल फिलोसॉफी तथा साइकोलॉजी से जुड़े रहे। नेक्स्ट 1923 से 1926 इस समयावधि के दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया जो कि फिलाडेल्फिया में स्थित है एक रिसर्चर के रूप में अपने छोटे छोटे अनुसंधान किए और इसी समय फिलाडेल्फिया की एक कॉटन मिल में एल्टन मेयो के द्वारा अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे डॉक्टर एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है और इस प्रथम अनुसंधान का विवरण उन्होंने अपनी पुस्तक के अंतर्गत किया है जहां उस मेयो ने सामाजिक समस्या, राजनीतिक समस्या और मानवीय समस्या का संदर्भित विवेचन दिया है। नेक्स्ट 1926 से 1947 इस समयावधि के बीच मेयो के द्वारा बड़े स्तर पर ह्यूमन रिलेशंस का स्टडी करने के लिए अनुसंधान का कार्य किया गया और लंबे समय तक वे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से जुड़े रहे। लॉर्ड एल्टन मेयो का मानव संबंध उपागम में सबसे बड़ा योगदान रहा है और इसी कारण से उन्हें मानव संबंध उपागम का पिता या जनक कहा जाता है। इट मीन्स लॉर्ड मेयो वाज फादर ऑफ दिस अप्रोच। जॉर्ज एल्टन मेयो इस मानव संबंध उपागम के पिता थे, इस आंदोलन के अग्रणी चिंतक थे। दिस अप्रोच इमर्ज्ड एज ए रिएक्शन ऑफ क्लासिकल थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यह उपागम परंपरागत शास्त्रीय सिद्धांतों, प्रशासन के परंपरागत सिद्धांतों अथवा प्रशासन के औपचारिक सिद्धांतों, प्रशासन के मशीनी सिद्धांतों की प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया है। अर्थात उन सिद्धांतों की मान्यता रही है कि मैन इज ए इकोनॉमिक मैन, जबकि इस सिद्धांत की मान्यता है कि मैन इज नॉट ए इकोनॉमिक मैन, मैन इज ए सोशल मैन, मैन इज ए आल्सो सोशल मैन। इट इज आल्सो नोन एज ह्यूमनिस्ट सोशल इकोनॉमिक एंड इनफॉर्मल अप्रोच। इट इज आल्सो नोन एज ह्यूमनिस्ट, इसका मतलब है मानववादी उपागम जो मानव अथवा ह्यूमन की बात करता है, जहाँ कहा गया है कि मानवीय संबंधों का अध्ययन हमें करना होगा, इसलिए ये मानव को अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु मानता है। यही कारण है कि इसे ह्यूमनिस्ट अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। सोशल इकोनॉमिक, इसका मतलब है कि व्यक्ति न केवल एक आर्थिक प्राणी है अपितु उसे एक सामाजिक प्राणी के रूप में ट्रीट किया जाना चाहिए। इकोनॉमिक प्राणी उसको स्वीकार किया है, इसलिए स्वीकार किया गया है कि व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आर्थिक लाभांशों की आवश्यकता होती है, आर्थिक तत्वों की आवश्यकता होती है और मटेरियल गुड्स के माध्यम से अपनी सोशल गुड्स और सर्विसेज को कंप्लीट करता है। परंतु यहाँ इकोनॉमिक से पूर्व सोशल को रखा गया है कि उसे केवल आर्थिक मानव नहीं माना जाए अपितु उसे सामाजिक मानव माना जाए। अतः इस सिद्धांत को सोशल इकोनॉमिक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। एंड इनफॉर्मल अप्रोच, जितने भी क्लासिकल अप्रोच रहे हैं, बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच रहे हैं, वो फॉर्मल अप्रोच रहे हैं। उन्होंने स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया, इंस्टीट्यूशन के बारे में स्टडी किया, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी किया है, लीगल पर्सपेक्टिव के बारे में स्टडी किया है। परंतु ये इनफॉर्मल अप्रोच है जो मोरल पर्सपेक्टिव के बारे में स्टडी करता है, सोशल नीड्स के बारे में अध्ययन करता है, मजदूरों की साइकोलॉजिकल नीड्स के बारे में अध्ययन करता है और मजदूरों के एटीट्यूड्स के बारे में अध्ययन करता है, मजदूरों का मनोविज्ञान कैसा है इसके बारे में अध्ययन करता है। इसलिए यह संगठन में अनौपचारिक संबंधों के बारे में अध्ययन करता है। यही कारण है कि इसे इनफॉर्मल अप्रोच भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दिस अप्रोच कंसर्न विथ पर्सन, पर्सनल एंड पार्टिसिपेशन। मानव संबंध आंदोलन बेसिकली 3 तत्वों पर केंद्रित है। नंबर 1 है पर्सन, व्यक्ति। यहाँ पर व्यक्ति को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। एक संगठन के अंतर्गत उस संगठन के ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स को अचीव करने में नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों की आवश्यकता होती है, परंतु यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज के इक्वल
ह्यूमन रिसोर्सेज को नहीं माना गया, अपितु पर्सन जो कि नेचुरल सोर्सेज को नेचुरल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करने का स्किल रखता है। इसलिए हमें व्यक्ति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारा इंडस्ट्री या हमारा ऑर्गेनाइजेशन पर्सन को सेंटर में रखे, वह मास सेंट्राइज होना चाहिए, प्रोड्यूस या प्रोडक्शन सेंट्राइज नहीं होना चाहिए। नंबर 2 है पर्सनल। व्यक्ति का केवल पब्लिक लाइफ ही नहीं होती है, अपितु उसका सामाजिक जीवन भी होता है, उसका व्यक्तिगत जीवन भी होता है, उसका निजी जीवन भी होता है। उसके परिवेश का, व्यक्ति के परिवेश का, सांस्कृतिक परिवेश का, सामाजिक परिवेश का उसके सार्वजनिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन में होने वाले घटनाक्रमों का पता लगाने के लिए केस स्टडी के रूप में व्यक्ति के सामाजिक जीवन का भी अध्ययन करना होता है। इसीलिए इस आंदोलन के द्वारा निजी व्यक्तित्व पर बल दिया गया है। तीसरा तत्व है पार्टिसिपेशन, सहभागिता। औद्योगिक संगठन और जितने भी संगठन हैं उनमें ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर होता है वह केवल अपने तक सीमित रहता है। उसमें काम करने वाले मजदूरों को केवल और केवल इक्विपमेंट माना जाता है। परंतु यहाँ मेयोवादी ये कह रहे हैं कि यदि मजदूरों को औद्योगिक संगठन में सहभागिता में भी शामिल कर लिया जाए तो मजदूरों की उस संगठन के प्रति इमोशंस, फीलिंग जुड़ जाती है, भावनाएं जुड़ जाती हैं और वो उस ऑर्गेनाइजेशन को अपने फैमिली की तरह मानने लगते हैं। पार्टिसिपेशन, सहभागिता के माध्यम से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक मानवीय ऑर्गेनाइजेशन में परिवर्तित हो सकता है। जैसा कि आपको विदित है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में हमारे ग्राम सभा को एक सहभागी या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन के टूल्स के रूप में स्थापित किया गया है कि वहाँ ग्राम सभा के वे सभी पंजीकृत सदस्य जो उस ग्राम क्षेत्र में होते हैं पदेन एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं और वो सहभागिता का अधिकार रखते हैं। वास्तविकता क्या है ये आप और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी कुछ क्षेत्रों में जहाँ ग्रामीणों की सहभागिता होती है वो राज्य रूपी संगठन के प्रति संवेदनाएं रखते हैं, राज्य रूपी संगठन के प्रति सकारात्मक भावनाएं रखते हैं, अन्यथा राज्य पर आरोप लगाया जाता है, इनह्यूमन की बात कही जाती है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच ह्यूमन इज ए सोशल क्रिएचर नॉट इकोनॉमिक क्रिएचर। यह भी इसका मुख्य आधार बिंदु है कि यह उपागम मानव को एक सामाजिक प्राणी मानता है, इसीलिए उसने ऑर्गेनाइजेशन को भी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्वीकार किया है। केवल इकोनॉमिक मैन, नॉट इकोनॉमिक मैन, वह आर्थिक मानव नहीं है, वह मशीन नहीं है। नेक्स्ट है, इस उपागम का उदय क्यों हुआ है, आखिर क्या आवश्यकता पड़ी, जबकि क्लासिकल थ्योरीज के द्वारा जो अप्रोच प्रतिपादित किए गए उन थ्योरीज के बाद इंडस्ट्री में बड़े स्तर पर प्रोडक्शन हुआ। परंतु वास्तविकता यह है कि क्लासिकल थ्योरीज लंबे समय तक इन औद्योगिक संगठनों की समस्याओं का निदान नहीं कर सके। यह वास्तविकता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के पश्चात, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के पश्चात और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के पश्चात संगठन में व्यक्ति को, मानव को एक मानव नहीं माना गया, ह्यूमन नहीं माना गया, उसे एक टूल्स माना गया है, उसे एक उपकरण माना गया है। बड़े स्तर पर श्रमिकों का शोषण किया जाने लगा। चारों तरफ एक ऐसा वातावरण उत्पन्न हो गया जहां संगठनों के बीच केवल श्रमिकों का शोषण किया जाने लगा। व्यक्ति अथवा लेबर, जिसको आप कह सकते हो, लेबर बिकम ए कमोडिटी, मजदूर केवल और केवल एक वस्तु बन गया, तथा ह्यूमन बीइंग बिकम ए कॉग इन द व्हील, वह एक पहिए में कंगूरे के समान बन गया, धुरी के समान बन गया। व्यक्ति उस औद्योगिक संगठन में एक टूल्स और मशीन के समान बन गया। धीरे धीरे विज्ञान और तकनीक के विकास के परिणाम स्वरूप बड़े स्तर पर स्किल लेबर की आवश्यकता हुई और इन सब के बावजूद जब श्रमिकों को मजदूरी कम मिलने लगी, श्रमिकों के काम करने के घंटे या समयावधि हावर्स को बढ़ा दिया गया, कार्य की जो दशाएं थी वो स्वास्थ्यकारी नहीं थी और इसी के साथ मजदूरों के अधिकारों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, तब बड़े स्तर पर इंडस्ट्रियल मूवमेंट हुए जिसके कारण मानव संबंध आंदोलन का उदय हुआ। आखिरकार हम ये कह सकते हैं कि मानव संबंध आंदोलन के कुछ ऐसे आधार रहे जिसके कारण वह उदित हुआ। 7 मेजर काजेज ऑफ इमरजेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट, सामान्यतः मानव संबंध आंदोलन के उदय के 7 मुख्य कारण माने जाते हैं। नंबर फर्स्ट इज
एन एनवायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल अनरेस्ट एट ग्लोबल लेवल। वैश्विक स्तर पर औद्योगिक अशांति का वातावरण सर्जित हुआ। जैसा कि आपको बताया गया कि परंपरागत सिद्धांतों के कारण व्यक्ति को मशीन मान लिया गया और बड़े स्तर पर श्रमिकों का शोषण किया जाने लगा। श्रमिकों में जब ये चेतना जागृत हुई, उनको अपने अधिकारों के प्रति अनुभूति हुई, तो उन्होंने देखा कि श्रमिकों को लो वेजेस दी जा रही है, उनके कार्य करने की दशाएं उचित नहीं हैं, उनके स्थान पर मशीनों और स्किल्ड लेबर को शामिल किया जा रहा है। अतः उन्होंने अपने संगठनों में मूवमेंट का रास्ता अपना लिया, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, अतः औद्योगिक अशांति उत्पन्न हो गई, स्ट्राइक कर दी गई, बड़े स्तर पर उत्पादन ठप हो गया। नंबर सेकेंड इज दैट द एटमोसफियर क्रिएटेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहला विश्व युद्ध, जैसा कि आपको पता है, 1914 से 1918 तक संचालित हुआ। इस विश्व युद्ध में बड़े स्तर पर जन और धन की क्षति हुई। इसके पश्चात जो एटमोसफियर, जो वातावरण क्रिएट हुआ, आर्थिक और सामाजिक विघटन का जो वातावरण क्रिएट हुआ, आर्थिक व्यवस्थाओं का पतन हो गया और सामाजिक स्तर पर अनेक प्रकार के समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ा। इसलिए इस एटमॉस्फेयर के कारण, पहले विश्व युद्ध के वातावरण के कारण उद्योगों में उत्पादन में कमी आई। नंबर थर्ड इज ग्लोबल ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द पीरियड 1929 टू 1933। 4 वर्षीय वैश्विक महामंदी का भी औद्योगिक संगठनों में ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट के उदय होने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डिप्रेशन ये वैसे ही है जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ने से ज़्यादा ब्लड प्रेशर का लो होना घातक होता है। डिप्रेशन अवमंदी या मंदी की वह स्थिति है जो मुद्रास्फीति से भी बुरी होती है। यहाँ पर व्यापार चक्र और निवेश चक्र, पूरी इकोनॉमी जो होती है वह एक सीविता सर्किल में फंस जाती है, दुष्चक्र में फंस जाती है। वह उसके लिए उस दुष्चक्र से निकलना असंभव हो जाता है। इस कारण ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट को उदित होने का अवसर मिला। नंबर 4 है कंटिन्यूस डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। औद्योगिक संकट, इन सब कारणों से उद्योगों का जो उत्पादन था धीरे धीरे घटने लगा, मजदूर बेरोजगार होने लगे। इसलिए मजदूरों ने एक आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लिया। नंबर 5 इज रैपिड कमर्शलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंधन का तीव्र गति से व्यवसायीकरण किया गया। जैसा कि हम सबको पता है कि जब कोई भी गुड्स और सर्विस एक व्यवसाय बन जाता है तो वहाँ केवल और केवल कॉस्ट को मिनिमम करने पर और प्रॉफिट को मैक्सिमम करने पर ध्यान दिया जाता है, इसके अलावा कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जैसा कि हम देख सकते हैं वर्तमान राज्य संगठन जो 20वीं शताब्दी और 1990 के दशक के बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा के बाद स्टेट ने कमर्शलाइजेशन रुख अख्तियार कर लिया है। वह नागरिकों के वेलफेयर पर बहुत कम ध्यान देता है, जबकि नागरिकों से ही पैसा कमाने पर अधिक ध्यान देता है। प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल्स, अदर इंस्टीट्यूशंस और सभी प्रकार के संगठन इस बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उनके सदस्यों के द्वारा स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों से, हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों से बड़े स्तर पर पैसा लूट लिया जाए। राज्य भी जिसका कोई तोड़ नहीं निकाल पा रहा है, क्योंकि राज्य खुद ही व्यवसाय बन गया है। अतः व्यवसाय जहाँ कहीं भी कॉमर्शियलाइजेशन हो जाता है, व्यवसायीकरण हो जाता है, वहाँ केवल और केवल व्यवसाय होता है, पब्लिक इंटरेस्ट किसी भी कीमत पर नहीं होता है। इसलिए प्रबंधन का, प्रबंधीकरण का, उद्योगों का, संगठनों का व्यवसायीकरण होने के कारण ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट की आवश्यकता महसूस हुई। नंबर 6 इज स्पेशल शॉर्टकमिंग्स ऑफ टेलरिज्म एंड वेबरियन पैराडाइम्स। जो टेलरवाद का और वेबरवाद के प्रतिमान की मुख्य कमियां रही, उन कमियों ने ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट को उदित होने का अवसर प्रदान किया। इन संगठनों की सबसे बड़ी कमी यही रही है कि इन संगठनों ने मानव पर कम ध्यान दिया है और मानव को एक वस्तु के रूप में, मानव को एक कमोडिटी में क्रिएट करने में, चेंज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अतः इन आंदोलनों की, इन उपागमों की कमी के परिणाम स्वरूप मानव संबंध आंदोलन का उदय हुआ। एंड द लास्ट है सोशलिज्म सक्सेस इन रसिया। 1907 का रिवोल्यूशन, 1917 की इस क्रांति में व्लादिमीर
इलियच लेनिन के नेतृत्व में रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध क्रांति हुई और जिसके बाद समाजवाद की स्थापना हुई, जहां पर व्यक्ति को एक मशीन नहीं माना जाता है अपितु पूरी समाज की हित पर ध्यान दिया जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट को मुख्य केंद्र में रखा जाता है। इसकी सफलता ने भी श्रमिकों को आंदोलन की ओर अग्रसर किया। इन सभी 7 कारणों से ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट को उदित होने का अवसर मिला। नेक्स्ट है मेयोज मेजर वर्क्स फॉलोइंग आर। मेयो के द्वारा बहुत से क्लासिकल टेक्स्ट का कवर किया गया है, परंतु मेयो के द्वारा जो स्टडी किया गया है, जो अनुसंधान किया गया है, उन अनुसंधान को विशेष रूप से 3 पुस्तकों में हम अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहली पुस्तक है द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन इन 1933। यहाँ देखिए ह्यूमन प्रॉब्लम्स की बात कही गई है, मानवीय समस्याओं की। जैसा कि आप देख रहे हैं इस पुस्तक का टाइटल भी ह्यूमन रिलेशन प्रॉब्लम्स इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, एक औद्योगिक सभ्यता है। इस औद्योगिक सभ्यता में हमें मानवीय समस्याओं के बारे में परिचर्चा करनी है, ये इस पुस्तक में बताया गया है। दूसरी पुस्तक है द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। औद्योगिक सभ्यता में हमें सामाजिक समस्याओं, यही व्यक्तिगत पर्सन की बात कह रहा है, ये पर्सनल निजी की बात कह रहा है, सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में अध्ययन करना चाहिए। और तीसरी पुस्तक इंपॉर्टेंट पुस्तक है द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1947। जैसा कि आपको पता है क्लासिकल थ्योरिस्ट ने प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिफरेंस नहीं माना है, बोथ आर इक्वल, वो दोनों एक समान होते हैं। इसलिए यहाँ मेयो के द्वारा ये बताया गया है कि इस औद्योगिक सभ्यता में जहाँ राज्य भी कार्य कर रहा है, राज्य भी एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, औद्योगिक संगठन है। इस औद्योगिक संगठन में राज्य के साथ लोगों की कौन सी राजनीतिक समस्याएं हो सकती हैं, उन राजनीतिक समस्याओं के बारे में भी यहाँ परिचर्चा की गई है। नेक्स्ट, मानव संबंध उपागम का जो केंद्र आधार है, केंद्र बिंदु है, वो है हाथोन एक्सपेरिमेंट। लॉर्ड मेयो के द्वारा 1924 से लेकर 1932 इस समय अवधि में 4 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। औद्योगिक संगठनों के अध्ययन में इन एक्सपेरिमेंट को हाथोन एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। हाथोन एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट हैं वो ही लॉर्ड मेयो के इस ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट की आधारभूत कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अथवा फीचर्स हैं। The Hawthorne experiments results are discussed in detail in the book Management and the Workers 1939, which written by F.J. Roethlisberger and William J. Dickinson। लॉर्ड मेयो के द्वारा जो रिसर्च किया गया है, उस रिसर्च में लॉर्ड मेयो के मुख्य सहयोगियों में F.J. रोथलिसबर्गर, विलियम जे डिकिंसन, जॉर्ज पिनॉक, वार्नर इत्यादि रहे हैं। इनमें से रोथलिसबर्गर और विलियम जे डिकिंसन के द्वारा मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स 1939 नाम से पुस्तक लिखी गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पुस्तक का टाइटल कैसा है, मैनेजमेंट, इसका मतलब प्रबंधक और औद्योगिक संगठनों के मालिक, एंड द वर्कर्स मजदूर, इसका मतलब है प्रबंधकों के बीच और मजदूरों के बीच। जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि वास्तव में मानव संबंध उपागम अध्ययन क्या है, यह प्रबंधकों और मजदूरों के बीच अनौपचारिक संबंधों का अध्ययन करने वाला एक उपागम है। इसीलिए इस पुस्तक में पुस्तक का शीर्षक भी यही रखा गया है, टाइटल भी यही रखा गया है। और इस पुस्तक में मेयो के द्वारा किए गए 4 प्रयोगों के बारे में विस्तार से बताया गया और उनके रिजल्ट के बारे में विस्तार से बताया गया। इन चारों प्रयोगों के अलावा भी लॉर्ड मेयो के द्वारा 2 प्रयोग किए गए हैं, जिन्हें उद्योगों में अनुपस्थितिवाद का एक्सपेरिमेंट और मेयो का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, जिनका जिक्र मेयो ने अपनी पुस्तक द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन और द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के अंतर्गत किया है। इन चारों प्रयोगों का वर्णन मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स 1939 इस पुस्तक के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट एट द वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी हाथोन वर्क्स शिकागो। मेयो के द्वारा ये किए गए चारों हाथोन एक्सपेरिमेंट कहाँ किए गए हैं, ये अमेरिका के शिकागो शहर में किए गए हैं और शिकागो शहर में स्थित एक प्लांट है। और इस प्रोजेक्ट का प्लांट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, बेसिकली एक जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है और उस कंपनी की एक ब्रांच है जिसे वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी बेसिकली टेलीफोन निर्माता कंपनी है, टेलीफोन और टेलीफोनिक इक्विपमेंट का निर्माण करने वाली एक कंपनी, जहां लगभग 29,000 लेबर कार्य कर रही है। इस कंपनी के द्वारा बिजनेस हार्वर्ड स्कूल को एक प्रोजेक्ट दिया गया है और जिसका निर्देशन
लॉर्ड मेयो कर रहे हैं। लॉर्ड मेयो ने वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी की इस टेलीफोनिक कंपनी जिसका प्लांट हाथोन में लगा हुआ है, हाथोन प्लांट के अंतर्गत 4 प्रयोग किए गए हैं। इन चारों प्रयोगों के माध्यम से ही मानव संबंध आंदोलन को हम विस्तार से समझ सकेंगे, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद।